हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक इंश्योरेंस प्लान नंबर 852 के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है SIIP। तो ये जो LIC का इंश्योरेंस प्लान है वो शेयर मार्केट से लिंक है, यानी कि जो आपका पैसा है उस पैसे को LIC शेयर मार्केट में लगाती है या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है या बॉन्ड्स होते हैं उनमें LIC इन्वेस्ट करती है। और उसके बाद जो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आती है या जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके LIC अपने कस्टमर्स को वो प्रॉफिट दे देती है। इस प्लान को आसानी से समझने के लिए पहले आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी लेनी होगी। तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो आप में से काफी सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते होंगे, क्योंकि आपने काफी बार सुना होगा कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो 10 से 15% या 20% तक का प्रॉफिट उसमें हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमा लेते हैं। और साथ ही आपने काफी बार ऐसा भी सुना होगा कि शेयर मार्केट में किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया था और उसका जो सारा पैसा है वो उसमें डूब गया, यानी कि प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, उसका जो पैसा था वो भी उसको नहीं मिला है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्ति को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और कुछ व्यक्तियों को काफी सारा लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है और फ्यूचर में वो कैसा काम करने वाली है। अगर फ्यूचर में आपको पता है वो कंपनी अच्छा काम करने वाली है तो उसके जो शेयर के प्राइस है वो फ्यूचर में अच्छे होंगे, यानी कि जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होगा और साथ ही साथ जो उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगी वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको उस कंपनी की डेली न्यूज़ देखनी होगी कि वो आने वाले समय में कंपनी क्या करने वाली है, आने वाले बजट में हो सकता है उस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट है उस कंपनी के बारे में जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट के बारे में जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके जो शेयर्स का प्राइस है वो कम कर सकती है और जो आपका इन्वेस्टेड पैसा है वो डूब सकता है। लेकिन आम आदमी के लिए इतनी नॉलेज का इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो आम आदमी है उसका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है, क्योंकि एक आम आदमी के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो किसी कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करें और अच्छे से उसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद एक आम आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता है कि वो इतना काम कर सके, यानी कि एक कंपनी के बारे में इतनी रिसर्च करना, उसको रेगुलर देखते रहना कि उसका शेयर प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या अपडेट्स आने वाली है, कंपनी क्या आगे करने वाली है। इतना टाइम एक आम आदमी के पास नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जॉब भी होती है या किसी के पास अपना बिजनेस भी होता है। उसके बाद जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं उनको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार शेयर का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा होता है कि आम एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, यानी कि एक शेयर भी बाय नहीं कर पाता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग हर महीने 1000, 2000, 3000 रुपये जो मनी है वो अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा मनी की बात करें तो एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो व्यक्ति डायरेक्ट शेयर को बाय नहीं कर पाता है। इसीलिए जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि शेयर मार्केट के बारे में जान पाएँ, ना इतना टाइम होता है और ना इतना हमारे पास पैसा होता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो मार्केट में आई। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल का मतलब होता है एक साथ आना और फंड का मतलब होता है पैसे जमा करना। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसकी मदद से काफ़ी लोग यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझे तो मान लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसे हम एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसमें अपना पैसा जमा कर देते हैं। इनकी एक स्कीम होती है जिसे हम SIP कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आप हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये हर महीने अपने जमा कर सकते हैं। और जब इस कंपनी के पास काफ़ी सारा इकट्ठा पैसा हो जाता है तो ये कंपनी अपने फंड मैनेजर्स को ये पैसा दे देती है। अब जानते हैं फंड मैनेजर्स कौन होते हैं। फंड मैनेजर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको शेयर मार्केट का 5 से 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। इनको एक काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है शेयर मार्केट के बारे में कि कौन सा शेयर कब बढ़ सकता है, कौन सा शेयर कब डाउन जाने वाला है और इनकी क्या क्या अपडेट्स आ सकती हैं। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज का यूज़ करके आप सभी के पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं
और जब इन शेयर से जब रिटर्न आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो रख लेते हैं और जो बाकी का हिस्सा है वो आपको दे देते हैं। मान लेते हैं आपकी जो रिटर्न आई वो 12% इसमें मिलती है, तो उसमें से 1 या 2% का हिस्सा वो खुद रख लेते हैं और जो बाकी का हिस्सा है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। इससे यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको भी फ़ायदा होता है और एक जो आम आदमी है, जो इन्वेस्टर है, उसको भी यहाँ पर फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट में उनका पैसा भी लग जाता है और उनको अच्छी रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं LIC की। तो LIC हमेशा से ही समय के साथ बदलाव लाती रहती है। तो जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो वहाँ पर जो उनका प्लान है वो है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन LIC यहाँ पर लेके आई है SIIP, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। यानी कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस का बेनिफिट भी इसमें आपको LIC देने वाली है। अगर आप इस पॉलिसी में LIC का प्रीमियम देते हैं तो LIC उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है और उससे जो रिटर्न आएगी उसको अपने कस्टमर्स को दे देती हैं। इसी के साथ साथ अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसमें उसका रिस्क कवर भी रहता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उसके फैमिली या नॉमिनी को जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड का अमाउंट होगा या जो फंड वैल्यू होगी वो उसके नॉमिनी को मिल जाती है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस आपका रहता है। तो आइए अब LIC के प्लान नंबर 852 की डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो वो एज यहाँ पे दी गई है 90 डेज की, यानी कि अगर कोई भी बच्चा 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा का है तो उसके नाम पर आप ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 65 ईयर्स की, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति तक के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान कितने साल का है। तो कम से कम आप इसे 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बीच आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 11 साल, 12 साल, 13 साल, जो भी आप इसमें टर्म लेना चाहें वो पॉलिसी टर्म इसमें आप ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि अगर आपको इस पॉलिसी को लेना होगा तो कम से कम कितना प्रीमियम दे के आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप इसका हर महीने प्रीमियम देना चाहते हैं तो कम से कम 4000 रुपये का प्रीमियम आपको इसमें देना होगा। इसी तरह से अगर आप 3 महीने में प्रीमियम देना चाहते हैं तो आपको 3 महीने में 12,000 प्रीमियम देना होगा। अगर आप हाफ ईयरली चाहते हैं तो आपको 22,000 रुपये प्रीमियम देना होगा और अगर आप ईयरली प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 1 साल में कम से कम 40,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा। और अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रीमियम की तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं उतना प्रीमियम आप इसमें पे कर सकते हैं। आइए इस इंश्योरेंस प्लान को पूरा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 35 साल की और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रीमियम की बात करें तो ये व्यक्ति हर साल प्रीमियम पे करना चाहता है और यहाँ पर मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का ईयरली प्रीमियम वो पे करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 साल के लिए वो व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो जब ये व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहेगा तो इसको 4 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिसी देने से पहले इनको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन इनको सेलेक्ट करना होगा। आइए उन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इनको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया जाता है वो है बॉन्ड फंड का, दूसरा ऑप्शन है सिक्योर्ड फंड, तीसरा है बैलेंस फंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ग्रोथ फंड। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आइए जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या अलग है। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्ड फंड टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो पैसा होगा, जो आपका प्रीमियम होगा, उसमें से लगभग 60% हिस्सा आपके प्रीमियम का सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तो उसमें आपका लगभग 40% आपके प्रीमियम का हिस्सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की तो उसमें आपका 0% हिस्सा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप बॉन्ड फंड चूज करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म मार्केट में पैसा लगाया जाएगा।
यानी कि जो आपका पैसा है यहाँ पर सेफ होने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट में इसका कुछ भी हिस्सा आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस टाइप के फंड में क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो काफ़ी कम होता है और जो आपका पैसा है वो काफ़ी सेफ रहता है। और इसमें यहाँ पर क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए जो आपकी रिटर्न है वो भी इसमें कम आती है। उसके बाद जो दूसरा फंड है वो है सिक्योर्ड फंड। इसमें आपका जो पैसा है, जो भी आप प्रीमियम देते हैं, उसका 45 से 85% तक का हिस्सा सरकार की बॉन्ड्स में लगा दिया जाता है। और उसके बाद हम बात करें शेयर मार्केट की, तो इसमें लगभग 15% तक का हिस्सा आपके प्रीमियम का इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके जो प्रीमियम है उसका 15% हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो रिटर्न बढ़ने के चांसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक बैलेंस फंड होता है, जिसमें जो आपका प्रीमियम है उसका 30 से लेकर 70% हिस्सा सरकार के बॉन्ड्स में लगाया जाता है और बाकी का जो 30% हिस्सा है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम है उसका 30% शेयर मार्केट में लग जाता है, तो यहाँ पर आपके जो प्रीमियम है उस पर थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है। आपका जो पैसा है डूबने के थोड़े से चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक ग्रोथ फंड भी होता है, जिसमें से आपके प्रीमियम का 20 से लेकर 60% हिस्सा सरकार की सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और 40 से लेके 80% तक का हिस्सा आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो शेयर मार्केट में हिस्सा है वो ज़्यादा लगा हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ग्रोथ फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस रहना चाहते हैं तो बैलेंस फंड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर हम अपने फंड टाइप को बदलना चाहें तो क्या बाद में हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। LIC ने आपको एक साल में 4 बार अपना फंड टाइप बदलने का ऑप्शन दिया है, यानी कि एक साल में आप 4 बार इसको बदल सकते हैं। आपने ग्रोथ फंड ले लिया है तो उसको बैलेंस फंड में करा सकते हैं, बैलेंस फंड लिया है तो ग्रोथ में करा सकते हैं, या ग्रोथ फंड लिया है तो उसको बॉन्ड फंड में करा सकते हैं। तो आप इनको स्विच कर सकते हैं। एक साल में 4 बार आप फ्री में अपने फंड्स को स्विच करा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी कि पॉलिसी जो होल्डर है उसको इस प्लान का क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि लगभग उसको कितनी रिटर्न इससे मिल जाती हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, इसकी जो एज है वो 35 साल की है और यहाँ पर मान लेते हैं ये व्यक्ति ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो अभी इस व्यक्ति की एज 35 साल की हो चुकी है, तो आने वाले 20 सालों के लिए इस व्यक्ति को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। हर साल 50,000 रुपये यहाँ पर इस व्यक्ति को देने होंगे। जब इस व्यक्ति की 55 साल की एज हो जाएगी तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो ये पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाती है और उस समय जो भी उनके फंड्स की वैल्यू होगी वो मिलती है और साथ ही साथ मोर्टेलिटी चार्जेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फंड की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 20 साल के बाद लगभग 20,57,793 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। हालांकि ये अमाउंट कोई भी फिक्स नहीं है, ये अमाउंट डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे। ये अमाउंट कम भी हो सकता है, ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है उसमें मैंने माना है कि LIC आपको 8% की रिटर्न देगी, यानी कि 8% आपको आपके पैसे पर रिटर्न मिलता रहेगा। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन देखते हैं तो ये अमाउंट आपको मिल सकता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 9th ईयर में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाती है LIC की तरफ से जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। इन 3 कैलकुलेशन में से जिस भी कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कैलकुलेशन है उसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड देखें तो आपको जो प्रीमियम है उसको 10 से गुना करना होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए का आ जाता है, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड है। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका टोटल बेसिक प्रीमियम पेड है उसका 105% किया जाता है। और अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें
तो उसमें आपकी जो भी फंड वैल्यू है वो यहाँ पर चेक की जा सकती हैं। तो अगर हम 9 साल की फंड वैल्यू देखें जिसमें आपको 8% ईयरली मिलता है, तो यहाँ पर आपकी जो फंड वैल्यू है लगभग 5,50,000 रुपये हो जाती है। तो इन तीनों ही कैलकुलेशन में से अगर हम सबसे ज़्यादा अमाउंट देखते हैं तो वो है 5,50,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट होगा वो 5,50,000 रुपये के करीब उसके नॉमिनी को मिल जाता है। उसके बाद बात आती है एक्सीडेंटल डेथ की। तो यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ कवर भी ऐड करा सकते हैं। अगर इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ कवर ऐड है और इस पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट एडिशनल मिलता है। तो यहाँ पर जो टोटल क्लेम होगा वो लगभग 10,50,000 रुपये का इसमें मिल जाता है। तो ये हमने बात कर ली है एग्जाम्पल की। तो आइए अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से चार्जेस आपके लग जाते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पर आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो इसी तरह से LIC में भी आपके फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर वो चार्जेस लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो एलोकेशन चार्जेस लिए जाते हैं, एलोकेशन चार्जेस कितने होते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका जो फंड वैल्यू है उसमें से मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। जो भी यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उसके चार्जेस ये होते हैं और आपकी जो फंड वैल्यू होती है उसी में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी आपके फंड वैल्यू से डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। तो यहाँ पर कोई भी एडमिन चार्जेस नहीं है, इसमें यहाँ पर एडमिन चार्जेस निल हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फंड मैनेजर चार्जेस की। तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके फंड में से कितना फंड मैनेजर चार्जेस LIC आपसे चार्ज करेगी। आइए अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। तो LIC यहाँ पर आपको कुछ गारंटीड एडिशन देती है, यानी कि आपके फंड में कुछ वैल्यू ऐड करती हैं। तो यहाँ पर LIC कहती है कि अगर आप 5 साल लगातार अपनी पॉलिसी को चला लेते हैं तो हम 6th ईयर में उसमें कुछ पैसा ऐड कर देंगे। तो LIC कहती है कि जो भी आपके 1 साल का प्रीमियम है उसका 5% अमाउंट हम आपके फंड में ऐड कर देंगे। इसी तरह से 10th ईयर, 15th ईयर और 20th ईयर और 25th ईयर आपकी पॉलिसी में कुछ गारंटीड एडिशन होगा। तो वो कितना एडिशन होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ईयर पर अलग अलग परसेंटेज दी हुई है जो कि आपकी फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगी। उसके बाद बात आती है पार्शियल विड्रॉल्स की। तो यहाँ पर अगर आप बीच में ही अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद आप अपनी पॉलिसी से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि कुछ पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर LIC ने कुछ लिमिट्स दी हुई है। यहाँ पर LIC ने बताया है कि आप लगभग कितना % यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर LIC कहती है कि आप 6th ईयर से 10th ईयर तक पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसका 20% तक आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फंड की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो यहाँ पर आप 20,000 रुपये पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप 11वें से 15वें साल विड्रॉल करना चाहते हैं तो लगभग 25% इसमें विड्रॉ कर पाएंगे। इसी तरह से आप और भी यहाँ पर लिमिट देख सकते हैं कि कौन से साल में आप कितने % तक का फंड अपना पार्शियल विड्रॉल में ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप www.licindia.in वेबसाइट पर जाकर इस पॉलिसी को बाय कर पाएंगे, और अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट से आप इस पॉलिसी को बाय कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉल की, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज LIC को देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एक्सीडेंटल राइडर की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, और अगर आप बाद में इसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है बैक डेटिंग की। अगर आप अपनी पॉलिसी को पिछली किसी डेट से शुरू कराना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LIC ने इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। उसके बाद बात आती है टैक्स बेनिफिट की।
तो जो भी इस पॉलिसी में आप प्रीमियम की पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन आप 80C सेक्शन में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उनको इस बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर या पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर जो भी अमाउंट मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की। यहाँ पर आपको LIC कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इन ग्रेस पीरियड के अंदर अपनी LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको यहाँ पर लेट फीस चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर आप मंथली प्रीमियम चूज़ करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, या अगर आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने में अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप बिना किसी लेट फीस के LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने फंड को स्विच करना चाहते हैं तो 1 साल में 4 बार आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। बिना किसी चार्जेस के आप ये सुविधा ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिसी लोन की बात करें तो इस पॉलिसी में लोन की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, हालांकि इसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने LIC के प्लान SIIP की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँ। और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।